गुरुदेव आदरणीय भाना साहब इधर विराज मोजा साहब उधर विराजे पुरोहित साहब। मेरे लिए सामने विराजे हुए गुरु जी मेरे गुरुदेव जी, जिन्होंने पहली बार न्यूज कैसे बनेगी अखबार में, आज के गुरु को लोग जानते हैं और उनके पीछे जो ताकत रही, मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे बनावती जैसे गुरु गुरु है उस योग मिले, एक पीएचडी के गुरु और एक सिनोप्सिस। जो विषय आपने संकेत दिया था, एक आपने यदि ध्यान दिया हो तो वो कई बार मैं महसूस करता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं कह पाता हूँ। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साहब के पास आप इसको देखिएगा कि लोक साहित्य के आधार क्या है। आपको लगेगा कि देवी देवता और ये बातें लोग है ऐसे, बाकी तो सब शास्त्र है, बाकी तो प्रमाण हाथ में लेके मैं गीता की शपथ खाता हूँ या मैं इसकी शपथ, बाकी तो सब अपने को दिख रहा है। लेकिन बाबा आपने जो जोर देके कहा ये था कि ये सब शुद्ध परंपरा, मौखिक परंपरा है, इसमें देवता है, देवियां गाने पर आते हैं, हाजिर होते हैं, ये सब लोग हैं। हम यदि ये सोचते हैं कि सब नहीं है तो ज्ञान से मैं अपनी बात शुरू कहाँ से करूँ ये भी समझ नहीं पाता, लेकिन कुछ चीजें मैं कहना चाहता हूँ। सब मेरे अपने परिवार की हैं। मैं लोग जन आदरणीय साहब को भी याद करता हूँ, बड़ा विश्वास रखते हैं और इसका परिचय मुझे इन्होंने बहुत पहले दे दिया था यहाँ, मेरे ख्याल से पिछले वाली संगोष्ठी में बाहर ही, और मैं तब ये विचार करता था मुझे किस विषय, मेरा अपना विषय भी लोक था। राजस्थान में भी तिलवाड़ा में दड़ावट रहा, जहां अभी मोदी जी पधारे थे, वो सारी की सारी पहली बुनियाद देवनारायण की। राव साहब बैठे हैं सामने, काम करना था तो हमें नौकरी छोड़नी पड़ी राजस्थान पत्रिका की, बड़ा कठिन काम था, लेकिन देव जी जब करते हैं देवनारायण धर्मराज उधर, तो नौकरी जैसी भी मिली मैंने कर ली, पेट भर के जो काम किया। आज आवाज कहाँ तक होती है मैं उसको देख रहा हूँ, जब जब भी जिस विषय को हाथ लगाए, ये देव जी की कृपा है। मैं कई बार महसूस करता हूँ इसको, लेकिन हमारे पास कहने के लिए शब्द तो सीमित है, कह नहीं पाते। राजस्थान लोक साहित्य और लोक कला की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। इस बात को मैं नहीं कहता, मुझसे पहले 1818 में इस उदयपुर के जेम्स टोड जब आए, तो आपने जब जेम्स टोड का राजस्थान का एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, हिस्ट्री नहीं है, एनाल्स है, अभी डॉक्टर साहब ने जो सुनाया सब एनाल्स है, तो बाकी जो उनको मिला वो सब एंटीक्विटीज हो गई। हमें क्या कुछ मिला, हम उसको जबरदस्ती राजस्थान का इतिहास कहते हैं, टोड का इतिहास कहते हैं, सारे एनाल्स। इतनी बड़ी बात वो कहते जाते हैं, और राव साहब साक्षी हैं कि मैं उन सब गांवों में वापस गया था 1990 से 93 तक, जिन गांवों में जेम्स टोड गया था। मेरे गांव में मैं बार बार लिखता था, इस गांव में इतनी तारीफ होती, यानी हम लोग ये सत्यापन करते रहे ये सत्य क्या है। तब एक रुचि मेरी विकसित होती चली गई, और उसमें सबसे बड़ी रुचि ये रही कि शिलालेख, बाद में शास्त्र में रुचि हुई। मैं इस पंक्ति को कई बार जोड़ देके कहता हूं कि जो श्लोक में है वही है जो लोक में। श्लोक तो भाषा है, हमने उसको
श लगा दिया और संस्कृत से नियमित कर दिया पाणिनि के व्याकरण के अनुसार, बाकी तो लोक है सारा ही। इसलिए डॉक्टर साहब ने संकेत दिया था कि मैं उसकी जड़ बीज किसी शास्त्र में खोज लेता हूँ, तो इसलिए कि वो मुझे लगता ही नहीं है हुक्म कि वो मेरे से कोई अलग दिख रहा है। छोटी सी एक, अभी आपने जिस बढ़िया हिंदुआ की तरफ ध्यान आकर्षित किया था, मनीष बाबू चले गए क्या? हाँ, आप देखिए कि लोक साहित्य में कैसे इतिहास, उसका सबसे बड़ा उदाहरण बढ़िया हिंदुआ का आख्यान है। और जब मैं डॉक्टर साहब से अक्सर कई बार हम लोग रास्ता निकालते रहते हैं कैसे कुछ, तो आप देखिए उस बढ़िया हिंदुआ में जो राजा है वो जेसर है, जेल है, उनकी रानी का नाम मेंदला है। उनकी प्रतिज्ञा है कि एक पेड़ भी नहीं कटेगा, कटेगा तुम्हारा माथा कटेगा। यही तो डोरी का मूल खेल है, पहले ही दिन यही खेला जाता है, अगले दिन भी यही खेला जाता है। ये राजा जेल सिद्धराज जयसिंह, कल पाटन नगर की जब स्थापना तिथि मनाई जा रही थी तो वहां से कई मित्रों के फोन थे और मैंने कहा था कि आप लोग सब भूल गए सिद्धराज जयसिंह को। मेरा मेवाड़ की गौरी तो सिद्धराज जयसिंह के खेल हर साल कर रही है, एक साल छोड़ने एक साल बीज, दूसरे साल बीज, तीसरे साल बीज, सारे बीज। इसीलिए कई बार हम लोगों को लगता है कि जहां भी इतिहास मौन हो जाता है, राजस्थान के पास, मुझे इस बात का फक्र है, राजस्थान के पास वो सारे बीज हैं। पुराण इसलिए पुराण है कि उसमें श्लोका है, अयम श्लोका, एदम श्लोका। जिन्होंने चरक संहिता पढ़ी हो, जिन्होंने संस्कृत पढ़ा हो, जिन्होंने नाट्य शास्त्र पढ़ा हो, आप देखिए बार बार वो इदम श्लोका है, यम श्लोका है, क्यों लिखता है वो सारे के सारे श्लोक राजस्थान में जो भी हम पुरानापन देखते हैं, ये इदम श्लोक, ये श्लोक कहता हूं मैं। इसका मतलब पुरानी परंपरा में ये चीज गे रही है, बीज हैं, और वो सारे के सारे श्लोक हमारे यहाँ सिद्ध बहुता का श्लोक, हमारे यहाँ ऋषभ देव का श्लोका, नेमिनाथ का श्लोका, सारी ट्रेडिशन हमारे पास श्लोका लिखने की, श्लोका गाने। तब मुझे लगता है कि जो शास्त्र में आया कहां से, इतिहास के सबसे बड़े और बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने वाला F. पारजिट, उनकी दो किताबों का जब हमने संपादन इन्हीं दिनों में छप किया, दोनों ही, एक थी द डायनेस्टी ऑफ कली एज और दूसरी किताब थी उनकी एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। उसकी भूमिका में मैंने जब लिखा, ये कलकत्ता के हाई कोर्ट के सबसे बड़े जज रहे, हम तो उनके सामने टिप्पणी क्या करें, कोई नहीं कर सकता टिप्पणी। उस जमाने में उनकी किताबें लिखी 1913 से लेकर 24 तक, 100 साल हो गए किताबों जो अनुवाद किया था उनका। वो कलकत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति, आज डॉक्टर भी वो संकेत दे रहे थे, वहां बैठा हुआ व्यक्ति क्या जानता है कि लोग के पास क्या धरोहर है। वो जिन श्लोकों की बात करते हैं, वो श्लोकों को हमने 100 साल बाद लिखा। आप जिन श्लोकों की बात कर रहे हो, मेरा राजस्थान उनसे धनी। आप संस्कृत की बात कर रहे हो, हम तो संस्कृति के धनी। राजस्थान शब्द जिसको हम जेम्स टोड का प्रदेय कहते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग उस शब्द के 6वीं शताब्दी के प्रमाण तो हमारे पास है, चित्तौड़गढ़ के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें उस पदाधिकारी का नाम ही राजस्थानी है, जो ओलिकर वंश। और यही शब्द हम लोगों को मधुबनी इंस्क्रिप्शन जो हर्षवर्धन का मिल जाता है, वहां भी राजस्थानी वो पद है। ये तो साफ ही कहता आबू रोड तक का जो प्रदेश है उसका पदाधिकारी ये राजस्थानी है। उसके बाद तो क्षेत्र तक कई बार ये शब्द आ जाता है, देखिए आप। लेकिन मूल बात मुझे कई बार लगता है, राजस्थान के पास वो सारे बीज जो शास्त्र में हम लोग भूल चुके हैं, कभी कोई संदर्भ मिल जाता है। अभी एक शब्द में मनोज मिल गए थे बाहर मुझे, और मैं अभी एक किताब सबसे ज्यादा चर्चित और कुचर्चित जिसको की जा रही है वो ज्योतिर्विदा भरण, उसमें विक्रमादित्य की है ना, उस वो किताब यदि मान ले हम तो बहुत बड़ी बात हो जाए, लेकिन नहीं माने तो अब उसको कालिदास ने लिखा,
और जिस विक्रमादित्य की सभा का जिक्र उसमें आता है, अंतिम श्लोकों में से एक है, उनमें से दाढ़िन शब्द है। तो मैंने आते ही मनोहर जी को कहा था, मनोहर जी यार आप वो डाडा डाडिन की जो लीला गाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, वो मुझे चाहिए, क्योंकि उसमें डाडिन शब्द का संस्कृत में राव पर्यायवाची नहीं था, वही शब्द ले लिया मैंने, वो शब्द पकड़ लिया और मैंने कह दिया इस ग्रंथ की रचना इस उत्तर भारत के आसपास ही कही हुई, और ये इतना पुराना नहीं है जितना कालिदास का शब्द। आप देखिए एक शब्द के बीच में, इसीलिए संस्कृत की, राजस्थान को संस्कृत से ज्यादा मैं संस्कृति का प्रदेश इसीलिए मानता हूं, कहां कहां एक एक बीज हम लोगों ने छुपा रखा। संस्कृत में कितनी गाथाएं हैं, कितनी गाथाएं हैं। सबसे बड़ी गरुड़ पुराण, और वही गाथा जो मार्कंडेय पुराण में आपको मिलती है, पितृ गाथा, जिसमें पितृ ये परिकल्पना करते हैं कि मेरे वंश में भी कोई ऐसा पुत्र होगा जो कभी मुझे गया की यात्रा करवाए। ये जो कथा और गाथा चलती है, गाथा है ना, पितृ गाथा ही नाम दिया उसका। कितनी सारी गाथा है, और जब हम लोक में आते हैं तो वो गाथाएं राजस्थान में, राजस्थान से कितना बड़ा प्रतिनिधित्व करती है। वो यहां से लोरिका यंत्र तक चली जाती है, मध्य भारत। गाथाओं का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान, ढोला महल, मूमल महल। कभी कभी अपन कथाएं सुन लिया करेंगे, दिन भर हम व्हाट्सएप का नॉलेज या जो भी कुछ करते रहते हैं, भुलाने का, ये सब पुरानी चीजों को भुलाने का खेल है। लेकिन आपने कभी मूमल महल को पढ़ा है? वो जो मूमल जिसका नक्शिक सौंदर्य आपने पढ़ा है, लोक में जो थे, शास्त्र में कुछ भी नया नहीं है, और जो हम वर्णक समझते हैं कि ये सब किसी नगर के वर्णन में क्या होना चाहिए, किसी खेत के वर्णन में क्या दिखना चाहिए, ऋतु के वर्णन में क्या करना चाहिए, ये जो गुप्त काल का एक बना बनाया सेटअप हम लोगों को मिल जाता है, मुझे भी रटवाया गया है। मेरे घर में भी काव्य की परंपरा थी, तो हमें कह दिया गया ये सब चीजें याद कर ले, तू बावड़ी का वर्णन करेगा तो ये चीजें आएगा, कूड़ा का वर्णन करेगा तो आएगा, खेत का वर्णन करेगा, ये वसंत लिखेगा तो ये वर्णन लिखना, बड़द का वर्णन करेगा, एक एक वर्णन मुझे याद करवा दिया गया। मैं वो दोहे पढ़ता हूँ, मुझे याद आ जाता है ये कितना है। ये सारी की सारी ट्रेडिशन मौखिक रूप से, इसीलिए मैं बार बार मुझे याद आता है ये जो टॉपिक लिया है, जिस भी व्यक्ति ने, हालांकि इस पर बहुत काम हुआ, मैं वो लोक गीतों पर तो पीएचडी करने वाली पहली स्वर्णलता अग्रवाल, उनका जिनके 2 भागों में थीसिस निकला, किसी ने वो थीसिस नहीं देखा, छपा भी नहीं वापस, वो भी दूसरे सब्जेक्ट में चली गई। इसी उदयपुर ने बड़ा काम किया, और मतलब विद्यापीठ ने इतना काम किया है, मैं तो भूल ही नहीं सकता। इसी विद्यापीठ ने देवनारायण पर अपना एक छोटा सा अंक निकाला, शोध पत्रिका का, और पीएचडी उस पर कृष्ण कुमार जी शर्मा ने की। बाद में वो भी हिंदी साहित्य के हो गए, लोक में रहे, भाषा शास्त्री हो गए। मुझे भी यही कहते हैं कि आप संस्कृत के हो गए। संस्कृत में कहां से हो गए? संस्कृत में तो मैं इसलिए घुसा कि लोक और श्लोक में अंतर ही नहीं, और मेरी पढ़ाई की रुचि तो मुझे लगता है बार बार मुझे नया है नहीं। नाट्यशास्त्र, डॉक्टर साहब विराज हैं, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र आप देखिए 4 प्रकार के पात्रों की बात करता है, 6 प्रकार के वाद्य, 4 प्रकार के वाद्यों की बात करता है। पात्र भी 4, देव पात्र, पशु पात्र, मानव पात्र और राक्षस पात्र। गौरी में भी देखो आप, लेकिन नहीं, गौरी जब हमने देखी तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा 4 नहीं 6 दिख रहे हमें, क्योंकि इसमें भंवरों भी खेचर पात्र है, इसमें मगरमच्छ भी है, जलचर, 6 पात्र हो। आप देखिए दृष्टि, कालक्रम और चर्चा हम लोग करते रहते हैं, सारे वर्गीकरण, तब मुझे लगता है सारा वर्गीकरण राजस्थान से अलग कहां है। भरत कितने प्रकार के प्रस्तुति मूलक नाट्य हो सकते हैं, या सागरानंदी का नाट्य रत्न कोश में कितने सारे वर्गीकरण हम लोगों को मिलते हैं। नाट्य दर्पण जो अवरोड़ पर वस्तुपाल के समय में लिखा गया ग्रंथ, कितना वर्गीकरण करता है। लेकिन हम लोग जब लोक में आते तो लगता है 3 प्रकार के वर्गीकरण,
डॉक्टर साहब से जब एक बार बात हुई तो मैंने कहा साहब मेरे तो 3 ही नजर आ गया है, घरेलू, ये महिलाएं टोट की करती रहती है, बारात खड़ी जान बचे, अभी बारात को कोई आदमी नहीं है, घर में बची महिलाएं आजाद, वो टूटी की परंपरा पूरा उत्तर भारत, धूरा नाचना, गोरा नाचना, गाली गलौज, ये पूरा उत्तर भारत उसमें रंग लेता है। अब हम लोग व्हाट्सएप देखते हैं उस समय, क्योंकि महिलाएं भी व्हाट्सएप लेके मन दे दे, वो अब फुर्सत में वो मैंने दे दे, 3 दिन का मैसेज आया था, वो सब खत्म हो। तो जो घरेलू, और घरेलू में कितने सारे पर्चे, फिर के तो फिर वाँचो टिप्पणों, और टिप्पणारो अंत नहीं, न वाँचो वाला में तंत नहीं, फिर के तो फिर वाँचो टिप्पणों, नाम तो लिखान आयो। ये आप देखिए कितने सारे खेल, 40 खेल डॉक्टर साहब ने। तो मैंने कहा था पहला तो घरेलू, दूसरा गेला में करने वास्ते गेलू, गौरी कटे में घर में तो है नहीं, और तीसरो छपरेलू मंची कला। ये जो घरेलू, ग्रही, पति और मंची, 3 कला, सारे वर्गीकरण बैठ जाता है। इसलिए मुझे बार बार राजस्थान की संस्कृति याद आती कि ये जो शास्त्र में ने बार बार भरत अपने ग्रंथ में जब भी वो भाषा आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो वो कहते हैं कि चंबल से लेके आबोड़ रोड तक जो बोली जाती है, क्यों ये पंक्ति वो 2 बार 3 बार ले जाते हैं, क्यों यहाँ पर पाए जाने वाले लोगों का वो जिक्र करते हैं, क्यों वो ये जिक्र करते हैं कि गौरी का कलाकार जो राक्षस है वो पीला रंग, क्यों? ये जो रंगों का भेद है, छोटे छोटे से आधार, हम लोगों की जो संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति, जिसके बीच बहुत ज्यादा है। और यहां सबसे बड़ी बात है, मैं मेरा एक छोटा सा उदाहरण बात करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा, कि जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यदि बड़ी बेटी को पीएचडी दशा माता की कहानियों पर करवाई और छोटी को इन्होंने सांझी पर करवाई, मैं भी लाडली था, मुझे भी सबसे छोटा सब्जेक्ट दिया हीड़, और मैं भी हीड़ से वाकिफ नहीं था। आंबो भाई लांबो रे डालगी गुजरात, केरी लागी द्वारका ने खागियो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ राकोट कांगड़ा रे चित्तौड़ कुमार, चित्तौड़ कुमार, ये कुमार पाल है। चित्तौड़ को विजिट करने वाला सिद्धराज जय सिंह का 3री पीढ़ी का व्यक्ति कुमार पाल। कुमार पाल के 3 इंस्क्रिप्शन चित्तौड़ जिले में जीत के नहीं लिखा है, बात अलग है। जुगनू ने तो पालोद गया इसीलिए तो वो सिद्धराज जय सिंह के बाद का कुमार पाल का इंस्क्रिप्शन चित्तौड़ से ही 2 मिले हैं, संगदेश्वर महादेव में तो उनकी प्रशस्ति हुई हुई। आप देखिए सारे रेफरेंस, इतना बड़ा विषय लेकिन सबसे छोटा विषय दिया, वहां कालूकीर भी आ जाता है, पूरी कालूकीर पर किताब आ गई आजकल। छोटे छोटे से सब्जेक्ट जिनमें हम लोगों के पास बीज, और उसी में जब मुझे पता चला कानौड़ गांव के पास सीड गांव था, मैंने हीड बोले, वहां जब मैं गया तो वहां कहा था हीड या था गईया जो नहीं, ये तो हीड का छोटा मोटा सा, ये तो फुंदे है, हीड तो मुंह गाँव का। तो मुझे पहली बार पता चला कि ये हीड पूरी देवनारायण की, हीड रो मतलब गई ये प्रकाश में, दीवारों नाम हीड। आज भी हम राम प्रकाश, कृष्ण प्रकाश किताबों के नाम होते हैं, सूर्य प्रकाश, तुलसी प्रकाश, जो भी हम प्रकाश करना, ये हीट जलाना, उजाला करना, क्योंकि हमारे यहाँ नाम ऐसी वस्तुवाची नाम, मंजरी वृक्षों पे, समुद्रवाची नाम उदती, सागर, सूर सागर, सुख सागर, ये जो हम नाम देखते हैं, चंद्रमा से ज्योत्सना, ज्योतिका, चंद्रिका, ये नाम, तो ये मुझे लगा कि पूरा हीड़ ये देव जी की, तो इतनी बड़ी हीड़ हो जाएगी जब थीसिस लिखने बैठे तो वो अवेरे भी नहीं। आज ही मुझे कोई कहता था राजस्थान का लोक साहित्य पर पीएचडी कर लूंगा, तो काका जी नहीं कर सके राजस्थान में लोक साहित्य। एक गीत ही पीएचडी 345 पेज, एक गीत पीएचडी सब्जेक्ट, और मैं बोलना शुरू करूं तो 12-15 घंटा चला घंटा। तो मालवा मोटा तो आया 12 साल बाद उधर पैदा हुए, और वो साधु माता उनको लेके जाती है वहां मालवा में, और मालवा से लौटती है तो वो एक एक स्थान
जुगनू जी ने हमारा हो गांव से में जो कॉलम था, एक एक स्थान पर मैं गया हूँ और मैंने देखा कि कैसे जहां पर साधु माता ने विलोमना किया, वहां जो मूर्ति लगी हुई है वो रेवंत की थी। इतना पुराना रेवंत। वो जब गुडर का सुनियाना आते हैं तो गुडर का सुनियाना में वो खोखा वीर कैसे पैदा हो जाता है, और फिर जो संकेत देते हैं कि जहां पर भी उमर का पेड़ हो वहां पानी मिलेगा। भील जटे वादी उमर जटे पानी। इस एक कहावत ने मुझे भूमिगत भूजल शास्त्र लिखने के लिए प्रेरित किया। जो हमारी महत्वपूर्ण पुस्तक है विश्व वल्लभ, उसका पहला चैप्टर पूरा यही, ये मुझे पीएचडी में मिल गया था 90 में। काम तो हमने 2003 में किया है। सारे आप लोक साहित्य कैसे व्यर्थ कह दोगे कि साहब ये आज बिना आधार का एक एक पक्ष, यदि उम्र की वजह से पानी मिलता है, सत्य है, जहां भी उम्र है जामुन है, वहां पर जो पानी का सोता होगा वो मीठे पानी का पानी मिलेगा। इसीलिए वो देवनारायण वहां अपना भाला रोकते हैं, वहां से जल फूट जाता है। वो देवता गांव है, उस देवता का मंदिर महाराणा जगत सिंह जी ने बनवाया है। जगदीश पंडित की प्रशस्ति इसके साथ देवता गांव बाद में यहाँ के सूत्रधारों को गिफ्ट किया गया, अग्रहार किया गया। मुझे लगता है ये लोक साहित्य में जो पक्ष है ना, या वो जो बिंदुले की पहाड़ी है जहां पर शिव पार्वती तपस्या कर रहे हैं, वहां से नीचे घोड़ी कूदाते हैं, 3 पगलियां, ये जो कुछ चीजें मुझे लगता है आगे मांडल को बिना अधूरे रह गए। पूरा पक्ष आप उसको, इसीलिए मैं कहता हूं लोक साहित्य जहां जहां भी हम लोग, अच्छा कौन इतिहास लिखेगा? राव साहब की मुझे एक बात याद आती है बार बार कि विजेता अपना इतिहास लिखवाते हैं। इतिहास पैसा देकर लिखवाया जाता है। बड़े बड़े इतिहास लेखकों ने अपने दुकान के बाहर नाम लिखा, राजपूताना इतिहास लेखन कार्य। यहाँ पर सभी प्रकार की लेखन सामग्री उपलब्ध है, आप अपना इतिहास लिखा सकते हैं। उस दौर में श्री कृष्ण जुगनू जैसा भी हुआ, किसी की चाय नहीं पी। मुझे भी लोगों ने कहा था आपकी जरूरत पड़ जाता, लेकिन चाय पीऊंगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा जो मैं लिखना चाहता। लोग शुद्ध रूप से बिना आधार का हो सकता है, लेकिन शास्त्र के जो प्रमाण है वो कौन से आधार के, वो भी तो लिखवाया गया। हमारी इच्छाओं से, हमारे मन से, दबाव से। इसीलिए लोक का अपना एक बड़ा पक्ष जो शास्त्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें भी कलाएं, कलाओं में तो मैं लंबा चैप्टर लिख के लाया, लेकिन बोल भी नहीं सकते। मनीष बाबू ने मुझे याद किया, आदरणीय चौबे साहब ने एक मौका दिया और आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। मेरे लिए बड़ा संकोच होता है जब गुरु के सामने बोल रहा हूँ, मैं शिक्षक हूँ, बोल देता हूँ, बस ये मेरा एक मन है। बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास, लेकिन मुझे यदि कोई कहे तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मुझे बस्ती मिले तो उदयपुर जैसी, साईं करे परेवड़ा तो जगपत रे दरबार, तो पिछोड़े पानी पीवा और चुगो चुगा को। यदि मुझे कबूतर भी बनाए तो इस उदयपुर का बनाना, पिछोला का पानी पियेंगे। कहीं जाने की इच्छा नहीं। वैसे तो मैं मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे ग्रंथ, इतना सारा काम, 200 बुक्स, मुझे खुद को पता नहीं हम लोग कितना काम करते रहते हैं। अभी मनीष जी ने मौका दिया एक दिन, इन्हीं के डिपार्टमेंट वालों ने, तो हमने ऊंट का शास्त्र ही नहीं था, लेकिन राजस्थान से ऊंट अलग कैसे हो सकता है। 8 दिन में हमने संस्कृत में पुष्ट शास्त्र लिखा। राजस्थान की धरती प्रेरित करती रहती, जो नहीं है वो कर देती। तो आपने जो एक मौका दिया, इस यदि आप इससे ग्रंथ वगैरह निकालें या जो भी कुछ करें, तो एक सुझाव मैं देके अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब जैसे व्यक्ति आपके पास हैं, ये बड़ी पूंजी है, और जितना अनुभव आपके पास है ना, उस अनुभव को ले लिया जाए, बटोर लिया जाए। ये वो लोग हैं जिनके फुटनोट के बगैर लोक साहित्य लिखा ही नहीं जाता। लोक की परिभाषाएं उन्होंने तय की, अपना जीवन दे दिया।
हम लोग तो फिर भी भटक गए हैं, शास्त्र में आ जाते हैं, कभी वेद में चले जाते हैं, वो खेल एक अलग पक्ष है। लेकिन आपने तो पूरी नौकरी नहीं की दूसरी। उनके सानिध्य में हमें बोलने का अवसर दिया। मैं पुरोहित साहब को प्रणाम करता हूँ, ओझा साहब को भी नमन करता हूँ, और आदरणीय आनंद साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ, अपना स्थान करता हूँ। डॉक्टर श्री कृष्ण साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके बारे में एक बात अमूमन कहा करता हूँ, जो आज जब सबके समक्ष कह देता हूँ। मैंने कहा आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन आप इतिहास को साहित्य की भाषा में इस तरह से परोसते हो कि हम एक एक अक्षर आपस सुनते रहते हैं और वो हमारे हृदय गम हो जाते हैं। इनको कई दफे कहा, लेकिन आज मैं आप सब लोगों के समक्ष इस बात को जाहिर कर रहा हूँ। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र नाथ पुरोहित। हाँ,